जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का जो मॉडल सेट आया हुआ है जैक के द्वारा, उसी को इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम जैक बोर्ड क्लास 11 का मॉडल सेट हिंदी को देखने वाले हैं। तो इसमें आपका 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 40 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया, आपको इसको पढ़ लेना है और हम आपको बस क्वेश्चन बताते चलेंगे, इसका आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन के भी साथ करेंगे हम क्वेश्चन को। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, पहले आपको यहाँ पे एक खंड कौ में अपठित बोध दिया जाएगा। ठीक है, जिसको आप मतलब कभी पढ़े नहीं होंगे, अपठित है। ठीक है, ये आपका मतलब किताब से बाहर रहेगा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है। क्या लिखा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और 1 से 4 के लिए सही उत्तर देना है। तो आपका इस पैसेज से 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको उत्तर बताते हैं। आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उत्तर को देना है। तो लिखा है कि संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरुप्पू जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सद्गुणी भावधारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती, अपितु ये सत्वधर्मी स्थिर समृद्धि में रहते हुए। देखिए, अभी हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आपको आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण कौन सहायक है। देखिए पहला क्वेश्चन की संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण में कौन सहायक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर दिखा क्या है कि महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, महाकवि एवं मनीषी, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है अब उसका उत्तर जो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो एक का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3। चलिए दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं, क्या है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो इसका प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ है हमारा कि अपितु सत्वधर्मी स्त्री अमूर्त स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों में राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। क्या है, सत्वधर्मी। ठीक है, तो सत्वधर्मी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सत्वधर्मी है, 2 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो शाश्वतता। ठीक है, शाश्वतता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का 2। देखिए यहाँ पे पैसेज में हम इसको ही कर दिए, शाश्वतता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। ठीक है, तो 3 का हमारा ये हो गया। अगला प्रश्न है कि बीआई का विलोम शब्द कौन सा है। बीआई का जो विलोम शब्द होता है वो है आय। बीआई मतलब क्या होता है, हमारा खर्चा। ठीक है, बीआई, और आय मतलब ये हमारा पैसा होता है, इनकम। तो इसका उल्टा शब्द ये हो गया विलोम। तो 4 का हमारा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे आपको क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे एक दिया गया है स्टोरी। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है पूरा अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ पढ़ लेना है, उसके बाद आपका जो है जो भी क्वेश्चन देगा उत्तर लिख देना है। क्या लिखा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा सकता है। पंक्ति से क्या तात्पर्य है। तो पंक्ति से यह तात्पर्य कि कुछ आशाएं पूरी न भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मर सकता है, यहाँ पे लिखा गया, तो ही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया कुछ आशाएं पूरी नहीं होगी तभी जीवन नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 नंबर की अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है। तो सपनों से दी है, सपनों से। ठीक है, अश्रु की उपमा कवि, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सपना के बारे में बात कर रहा है। सपना जो हमारा ड्रीम होता है वही हमारा सपना, तो यहाँ पे सपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। कवि ने क्या प्रेरणा दी है कि निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की, यानी निराशा को त्यागना है और कर्मशील बनना है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पैसेज में ही सही जो दिया गया है उसको पढ़ना है, उसी से आपका मिल जाएगा उत्तर। छिप छिप अश्रु बहाने वाली मोती व्यर्थ बहानों वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे छिप छिप है। ठीक है, जो वर्ड जो अक्षर है वो 2 बार रिपीट होगा, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारा खंड ख स्टार्ट होता है, इसमें हमारा दिया जाएगा रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति और माध्यम। तो खंड ख में हमारा 9 से प्रश्न उत्तर होता है स्टार्ट।
तो प्रश्न हमारा है 9 नंबर में कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। तो जनसंचार में क्या क्या करते हैं, सूचना देना होता है, शिक्षित करना होता है और रोजगार संबंधी जानकारी, यानी जनसंचार में हम लोग मतलब सूचना ही देते हैं। सूचना मतलब किसी प्रकार से जैसे शिक्षित करेंगे तो सूचना ही हुआ ना, किसी को रोजगार संबंधी जानकारी देंगे तो वो भी उस प्रकार सूचना होती है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर 9 का 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कि पत्रकारिता में विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो पत्रकारिता में विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा हो जाए इसका राइट आंसर। अगला है कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो विचारों को जो आदान प्रदान है, जब हमारे पास टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स ये सब नहीं था तो तभी क्या चलता था, पत्राचार यानी लेटर चलता था। एक जगह से दूसरे जगह हम लोग पहुँचाते थे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और इसी प्रकार से हमारा क्या होता था, आदान प्रदान होता था सूचनाओं या कोई भी बात का। तो क्या हो जाए, सबसे पुराना जो है प्राचीन बोल रहा है तो पत्राचार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन जो 1780 को हुआ था, बंगाल गजट। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है कि यहाँ पे संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो संचार के मुद्रण माध्यम में हम लोग समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पम्फलेट्स सभी को शामिल करते हैं। तो ये सभी हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाए। तो ऑब्सोल्यूट बात है यहाँ पे संपादकीय। तो संपादकीय मतलब संपादक। तो 14 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। फीचर में तथ्यों की जो प्रस्तुति का जो ढंग होता है वो मनोरंजन होता है, हल्का मनोरंजन होना चाहिए। अगला देखिए 16 नंबर में क्या है कि औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। तो औपचारिक पत्र हम लोग संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सब हम लोग लिखते हैं। ये सभी यहाँ पे 3 हो जाएगा। हम लोग औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं, संपादक को लिखते हैं। शिकायती पत्र कहीं पे लिखना है और जैसे थाना ये सब में, व्यवसायिक पत्र ये सब हम लोग लिखते हैं औपचारिक। अनौपचारिक में जैसे हमारा कोई रिलेशन हो गया, माता पिता, ये सब अनौपचारिक में आ जाएगा। यहाँ पूछा औपचारिक पत्र थी हमारे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। नोटिस को इंग्लिश हिंदी में सूचना कहा जाता है, NOTIC। नोटिस को क्या कहा जाता है, सूचना। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं अब क्या है। तो खंड गौ से हमारा 19 नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है। खंड गौ में आपको दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए विकल्प का चयन कीजिए। आपका बुक से दिया गया है, ठीक है, 2-4 लाइन दे दिया गया है, आपको इसमें बताना है। तो ये जो दिया गया है इसका बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो दिया गया है इसमें इसके कवि कौन है। इसके जो कवि है आपको पता होगा, NCERT बुक पढ़े होंगे। तो ये जो कवि दिया गया आपको 4 लाइन, ये हमारा सूरदास के पंक्ति का है, सूरदास इसके लेखक है। ठीक है, कवि। अगला है 20 नंबर की प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है। तो जो लिखा गया है पैसेज यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ जो दिया गया आपको 3 लाइन, ये हमारा किस भाषा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया, यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला कि किसे एक पाँव पर खड़ा करके रखा जाता है। तो गोपाल को रखा जाता है। आपको अगर पढ़े हैं तो आप लोग इसका उत्तर बता दीजिएगा फटाफट से। अगला है कि नंदलाला को कौन नचाता है। तो मुरली नचाता है। 22 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बौरत तो बौरइयों पे निचोरत बने नहीं पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है। ये जो लाइन दिया गया इसका मतलब कौन सा त्योहार का वर्णन किया गया है। तो होली का किया गया है। 23 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कि झरी झरी झिनी बूंद है प्रतिमानों में झरी झरी में कौन सा लगा। आपको बताया कि जो फर्स्ट जो अक्षर है वो हमारा रिपीट होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है उसको सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न कि संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है। संध्या के बाद जो एक कविता है उसका मूल स्वर क्या है। तो ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। 26 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कि बादल को घिरते देखा है। ये जो आपका एक कविता है इसको किसने लिखा है। इसके कवि कौन है। नागार्जुन है। बादल को घिरते देखा है जो कवि है वो नागार्जुन है। चलिए 27 तक हमारा प्रश्न हो गया। अब हम लोग 28 नंबर से देखेंगे। तो 28 नंबर से क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है एक कहानी का लाइन, तो आपको बताना है ये कहानी किसका है, लेखक कौन है, इसका पूछा गया प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे सारा घर इसको पढ़ लेना आपको, हम सर बता देते हैं आपको। 28 में प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिए, जो पाठ दिया गया है ये हमारा दोपहर का भोजन से लिया गया है। ठीक है, और दोपहर भोजन का जो लेखक है वो हमारा अमरकांत है।
अगला है कि विभाग की कलर की से किनकी छटनी हुई है, तो आपको पता होगा अगर पढ़ेंगे तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। यहाँ पे एक भी ऑप्शन ये सब सही नहीं है, आपको मुंशी चंद्रिका प्रसाद पर डायरेक्ट टिक कर देना है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 में है कि आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, यह किसकी साड़ी की बात की गई है, तो ये सब हमारा करेक्टर नहीं है। मातेश्वरी, माहेश्वरी और सीतेश्वरी ये सब करेक्टर है ही नहीं हमारे दोपहर का में, जबकि सिद्धेश्वरी का है, तो सिद्धेश्वरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, आपको बताया कि ये जो लिखा गया है ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। 31 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां से उसे दोस्त से मिलना था, तो टॉर्च बेचने वाला जो एक आपका कहानी है वो दो मित्र की बात है, वो दोनों मतलब वादा किए थे तो हम लोग 5 साल बाद उसी जगह मिले, तो कितने साल बाद पूछ रहा है, 5 साल हो जाएगा। 32 का 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कि गूंगे को किसने पाला था, तो गूंगे को उसके बुआ फूफा ने पाला था। 33 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। 34 में कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो ज्योतिबा फुले जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 34 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कि उसकी माँ किस विधा की रचना है, उसकी माँ जो आपकी एक विधा है वो किसकी रचना है, कहानी है ये उसकी माँ। 35 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 36 में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए अनुसार उन्नति के लिए हमारा ये तीन जनसंख्या नियंत्रण, परदेशी भाषा, मतांतर, ये तीनों जो है अनिवार्य है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब है कि अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है, ये जो कहानी दिया गया है ये किस प्रकार की एकांकी है, तो परिवार यानी फैमिली। यहाँ पे देखिएगा अंडे की छिलका उसमें फैमिली यानी परिवार के में जो कहानी बताया जा रहा है ये उसमें फैमिली के बारे में ही बताया जा रहा है। अगला देखिए क्या कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए हैं, तो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल, याद रखिएगा बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। 38 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया, तो पद्म भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण से आधुनिक चित्रकला जो थे मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में पद्म भूषण जो थे उसी से उसको अलंकृत किया गया था। 39 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो जीवनी है। 40 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मॉडल सेट सॉल्यूशन अभी आने वाला है और क्लास 11 का जो है पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।